दोस्तों अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि बताया था कि टाइगर की पोचिंग की संभावना है और रेड अलर्ट घोषित किया गया है कुछ स्टेट्स में। तो अभी ये क्या है, सड़क पे एक पॉलिथीन है क्या ये? अच्छा पॉलिथीन उड़ रहा था, मैंने कहा ये कोई बर्ड लुढ़ा कर आया क्या। तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक टाइगर 14 मार्च को यानी कि होली के दिन मार दिया गया करंट लगा के पोचर्स ने। और ये खापा करके जगह है, नागपुर के आसपास है मेरे ख्याल से, सिरोंजी करके कोई गांव है उसके आसपास। तो करंट लगा के मारा और उसके बाद में उसकी बॉडी से उसके नाखून निकाल लिए, उसके दांत निकाल लिए और उसकी मूंछों के बाल यानी कि विस्कर्स निकाल लिए। पूरा टाइगर नहीं ले गए वो, क्योंकि उसमें खतरा ज़्यादा था और क्योंकि सख्ती चल रही होगी, तो खाल छोड़ दी और हड्डियां छोड़ दी। और उन्होंने वो चीज़ें निकालनी जिसे गायब करना बहुत ही आसान है, जिसको कि इंडिया के बाहर जब ले जाया जाएगा तो शायद ही वो चेक कर पाए, क्योंकि वो कोई हवाई जहाज से लेके नहीं जाते, वो तो पैदल लेके जाते हैं बॉर्डर से, क्योंकि हर जगह बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है। तो ये खबर आई थी दोस्तों, और ये बड़ा ही आजकल आसान तरीका है कि वो एक लाइन कहीं से जा रही होती है, उससे तार बिछाते हैं और फंदा बनाते हैं। फंदा वैसे तो क्या था कि टाइगर खींचता टाइम लगता है और दहाड़ता है, लोगों का ध्यान जाता है, करंट लगते ही मर जाता है। जैसे उस वायर में छूता है, जो टाइगर के आने जाने के रास्ते हैं, जो वाटर पॉइंट्स के नज़दीक में, वहाँ पे ये लोग लगा रहे हैं। और मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, उसमें बताया था कि अगर उन जगहों पे सख्ती के साथ गश्त की जाए तो ये पोचर्स भी पकड़े जा सकते हैं, नहीं तो इनके फंदे तो पकड़े जा ही सकते हैं। और गर्मी के दिन जैसे से आएंगे, गर्मियां, क्योंकि महाराष्ट्र में तो गर्मी आ ही चुकी है मार्च में, वैसे वैसे ये और ज़्यादा इनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब मैंने वो एक पॉडकास्ट बनाया था तब कई लोगों ने कमेंट किया कि ये आप बता रहे हैं कि सिखा रहे हैं। अब ये ऐसे इनोसेंट बन के लोग कमेंट कर देते हैं कि बचा रहे हैं या सिखा रहे हैं। मतलब कि जो शिकारी हैं, जो बरसों से शिकार करते आ रहे हैं, उन्हें सिखाने की जरूरत है, दूसरों को बताने की जरूरत है कि इस तरीके से रोका जा सकता है। कि वाटर पॉइंट्स के नजदीक में अगर पता है तो अच्छी बात है, रोक ले, नहीं पता है तो रोकने के लिए बताया जा रहा है। शिकारियों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बरसों से करते आए हैं और उनका रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता है। तो कमेंट करने वालों का तो काम है कमेंट करना, कुछ भी करो तो उनका काम होता है करने का। अभी किसी ने कमेंट किया था, मैंने ब्लॉक कर दिया, स्टोरी वाले चैनल पे किया था शायद। स्टोरी में जिम कॉर्बेट भी स्पोर्ट्समैन लिखते थे और बाकी जितने भी केनेथ एंडरसन या जितने भी शिकारी थे, वो शिकारियों के लिए वर्ड यूज करते थे स्पोर्ट्समैन। और उसके लिए मैंने कई स्टोरीज में बताया कि उनके लिए ये खेल था, इसलिए वो करते थे, और मैंने उसको कंट्राडिक्ट भी किया था। लेकिन अगर किसी बुक में स्पोर्ट्समैन वर्ड लिखा है तो आप वही वर्ड बोलोगे। आप तो स्टोरी को नरेट कर रहे हो ना, स्टोरी को आपको चेंज करने का अधिकार थोड़ी ना है। वो तो केवल ट्रांसलेट करके मैं सुना रहा हूँ कि अगर इंग्लिश में लिखी है तो उसको हिंदी में सुना रहा हूँ। अब वो भाई साहब बोलते हैं कि आप अगर स्पोर्ट्समैन बोलोगे तो लोग स्पोर्ट्स खेलने लगेंगे। आपके मन में, आप इतने सीनियर हैं वाइल्ड लाइफ में, आपके मन में आदर होना चाहिए। मैंने सोचा जवाब दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इनका जवाब यही है कि इनको ब्लॉक किया जाए, ये समझाने से नहीं समझेंगे। कुछ लोग जानबूझ के ऐसे कमेंट करते हैं कि ताकि अटेंशन मिले और ध्यान दिया जाए, तो उनको अवॉइड ही कर देना बेहतर होता है। अभी महाराष्ट्र से ही दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, मुझे वो ऑथेंटिक है कि नहीं बात नहीं मालूम, क्योंकि उनके
बताए अनुसार मैं बता रहा हूँ कि कोई शिकारी वहाँ पकड़ा गया है जो कि एक 3 तरफ से कवर कर देता था फेंस लगा के, और चारा डालता था हिरण के लिए। और जब हिरण आ जाते थे उसमें तो उस दूसरी तरफ से भी बंद करके तो एक साथ 50-60 डियर का शिकार कर लेता था। अब मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा है, मुझे लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस बात को सही माने। मैंने वैसे जिक्र किया है, किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो उन्होंने लिखा था, उस आधार पे मैंने बताया है। एक अभी राजस्थान से खबर आई है दोस्तों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीच में भी रिसेंटली मैंने बोला था कि अगर बड़ी भैंस हो तो टाइगर भी एक बार हिम्मत नहीं करता है भैंस से लड़ने में, उसको शिकार करने में, गाय का कर लेता है। और उसका रीज़न है कि गाय कई बार हमला करती है, कई बार नहीं करती। भैंस 100% हमला करती है, और अगर 4-5 भैंस हैं तो वो एक साथ मिलके हमला करती हैं। टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, जो भी उन पे हमला कर रहा है। इवन जिम कॉर्बेट के टाइम कई बार बुक में मेंशन्ड है कि अगर मालिक के ऊपर टाइगर ने हमला किया तो भैंसों ने अपने मालिक को बचा लिया था उस वक्त। तो बाद में भले ही वो इंजरीज की वजह से मर गया। तो उसका रीज़न क्या है कि दोस्तों, ये भैंसें कनेक्टेड हैं जंगली भैंसों से। जैसे जंगली सुअर डोमेस्टिक सुअर से कनेक्टेड है, जंगली सुअर को ही डोमेस्टिकेटेड करके पालतू सुअर बनाया गया। इसी तरीके से जंगली भैंस को ही डोमेस्टिकेटेड करके पालतू भैंस बनाया गया। अब वो अफ्रीकन बुफेलो नहीं, लेकिन इंडिया में भी जंगली भैंस होती है, वाटर बुफेलो होती है। तो वाटर बुफेलो तो पूरी ही आज भी कर ली जाती है। मैंने वीडियो देखा है कि जिसमें उसके काफ़ी खुले से लंबे सींग होते हैं। जैसे जनरली आप भैंस देखते हो तो भैंस के सींग एकदम बॉडी से सट के मुड़े हुए होते हैं। वाटर बुफेलो के काफ़ी लंबे से घेरा बना के खुले होते हैं, तलवार की तरह से होते हैं, और वो हल चला रही है और गाड़ी खींच रही है, ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं। तो वही भैंस को, क्योंकि भैंस को जंगली से डोमेस्टिकेटेड किया गया है, तो उसके अंदर वो हिम्मत और वो प्रवृत्ति है जंगली भैंस वाली, तो वो पलटवार करती है, हमला कर देती है। तो मैंने कहा था कि टाइगर भी एक बड़ी भैंस फुल्ली डेवलप्ड पे हमला करने के पहले सोचता है। लेपर्ड तो हमला करने का सोचता भी नहीं है बड़ी और डेवलप्ड भैंस के ऊपर। हाँ, बच्चों पे, छोटी कम पे करने की हिम्मत कर लेता है। तो अभी शायद राजसमंद में हुआ है, राजस्थान में, कि एक बच्चे के ऊपर हमला करने जा रहा था। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा है मैंने, कि वहाँ पे एक गाय भी खड़ी थी और कई भैंसें उस लेपर्ड को घेर के खड़ी थी, और वो उसको फ्रैक्चर हो गया था, उसके शायद कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। कई बार तो अगले पैरों का जोर लगा के भागने की कोशिश करता था, फिर गिर जाता था, हाँफने लगता था। अल्टीमेटली उसकी जान बचा ली गई है। फॉरेस्ट वालों को, गांव वालों ने इन्फॉर्म किया था, वो आए और उसको फिर उदयपुर का जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ ले गए। अभी उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यही माना जा रहा है, क्योंकि हमला होते तो किसी ने देखा नहीं कि, लेकिन जो वहाँ पे झुंड था उसमें बच्चे भी थे, तो यही माना जा रहा है कि या तो बच्चों पे हमला किया लेपर्ड ने, या गाय पे किया, और भैंसों ने उसको अधमरा कर दिया, बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। जिम कॉर्बेट भी कई बार भैंसों की सहायता से, क्योंकि भैंस जो है खून को भी सूंघने में सक्षम है, उनकी सूंघने की शक्ति भी अच्छी है, टाइगर की स्मेल भी पहचानती हैं, और वो ब्लड भी पहचानती हैं स्मेल। और ब्लड की स्मेल आने पे बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करने लगती हैं। उससे जो आदमी भैंसों का इस्तेमाल कर रहा है शिकार को ढूंढने में, वो समझ जाता है कि यहाँ इन्होंने ब्लड सूंघ लिया, और वहाँ जाके देखने पे मालूम चलता है कि हाँ भाई, वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है। ये बाहर नाइट जार बोल रहा है दोस्तों। देखिए, मैं विंडो थोड़ी डाउन करता हूँ, आवाज़ आए ताकि। और ये अच्छा खरगोश है। ये भाग रहा है सामने। गाड़ी की आवाज़ में आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन नाइट जार बोल रहा है, जो चक चक की आवाज़ आती है। और नाइट जार को दोस्तों
ये माना जाता है लैटिन में जो इसका नाम है और जो रशियन लैंग्वेज में जो नाम है। देखिए सामने खरगोश की टेंडेंसी क्या होती है, जब उसको लाइट दिखती है ना तो वो लाइट में ही भागता है हमेशा। आप देखोगे सामने सामने ही भागता है, जबकि उसके पास चांस होता है कि लेफ्ट राइट मुड़ जाए। ये देखिए सामने बहुत बड़ा सांबर डियर खड़ा है, ये देखिए दिख रहा है, बहुत बड़ा है, फीमेल है, नहीं हर्ड है, 3-4 है। लेकिन गाड़ी की अभी रुकिए, ऊपर उठेगी ना गाड़ी। ये देखिए, अब देखिए ये देखिए सारी फीमेल है। ये खरगोश अभी फिर आ गया सामने। अभी टाइम हुआ है 6:56। आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, जनरली मैं 7-10 के आसपास आता हूँ। ये खरगोश फिर देखिए लाइट पे आ गया, उधर से साइड हो गया था, लेकिन जब इसको लाइट दिखती है तो लाइट में भागता, फिर लेफ्ट होके चला गया। तो नाइट जार को दोस्तों रशिया में और लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है दूध पीने वाला। मतलब ये माना जाता है कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स का दूध पी लेता है। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। नाइट जार से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नाइट जार, अगर आप चौगर टाइगर्स वाली स्टोरी जिम कॉर्बेट की याद करोगे तो जिसमें उनके जब वो पैदल चल के जा रहे थे, एक जगह उन्हें नाइट जार के अंडे मिले। वो जमीन पे अंडा देता है। जिस तरह से इसकी आवाज़ होती है उतना बड़ा ये होता नहीं है, बहुत छोटा सा पक्षी होता है, देखने में एकदम पत्थर की तरह लगता है। अगर जमीन पे बैठा होगा दिन में, ये देखिए बैठा, ये लो सामने ही, हाथ कंगन को ये उड़ा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने ही मिल गया। तो यही था नाइट जार, जमीन पे ही बैठता है और अंडे भी जमीन पे देता है। तो जिम कॉर्बेट को अंडे मिल गए थे तो उन्होंने उठा लिए थे कि मैं अपने कलेक्शन में रखूंगा, क्योंकि बचपन से उन्हें बर्ड्स और उनके अंडे इकट्ठे करने की आदत थी। तो लेफ्ट हैंड में पकड़े थे और जब वो चले नाले में से, रवीन में से, तो उन्हें आभास हुआ सिक्स सेंस से कि उनके ऊपर खतरा है। और जैसे ही मुड़े देखा तो टाइग्रेस उन पे हमला करने के इंतजार में बैठी थी और राइट हैंड में राइफल थी। बड़े ही धीरे धीरे घुमाते रहे। इवन टाइग्रेस, उनको लग रहा था कि स्माइल कर रही है, टाइग्रेस समझ ना पाया। वो बड़ी मुश्किल से एंगल घुमा के उन्होंने राइफल एक ही हाथ से पकड़े पकड़े फायर किया, टाइग्रेस मर गई। तो उन्होंने गुड लक माना कि ये अंडे उनके हाथ में थे लेफ्ट हैंड से, इसलिए वो धीरे धीरे उन्होंने मूव किया, क्योंकि तेजी से मूव करते तो वो हमला ही कर देती। तो अंडे ले जाके उन्होंने वापस रख दिए थे। तो अभी मैं बता ही रहा था कि छोटा सा बर्ड होता है, अभी आपके सामने ही आ गया। आज तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी दिख रही है, 3 सांबर भी दिख गए। तो इसकी आंखें एकदम रेड कलर की चमकती है। अगर अभी, क्योंकि जब वो बैठा था ना तो उसकी आईज पे गाड़ी की लाइट नहीं पड़ी, अगर पड़ी होगी तो मैं फुटेज एडिट करते वक्त देखूंगा। लेकिन अगर नाइट जार बैठा है उसकी आंख पे पड़ेगी तो आपको एकदम रेड आई दिखेगी। कई बार धोखा हो जाता है कि कोई जानवर है कार्निवोरस, क्योंकि रेड दिखती है। इवन अभी मुझे लगा था 1 सेकंड के लिए कि पत्थर के वहाँ आँख चमकी है, लेकिन नाइट जार है कि नहीं है उसकी पहचान ये है कि हमेशा एक आँख दिखती है इसकी, क्योंकि इसकी बायनोकुलर विजन तो है नहीं कि दोनों आंखें सामने हो। तो इसका फेस जिधर भी होगा तो एक ही आँख दिखेगी आपको। तो ये पहचान है कि अगर आपको एक आँख दिख रही है और ज़मीन की तरफ दिख रही है, पेड़ के ऊपर नहीं, एकदम ज़मीन से सटी हुई, जानवर तो 2 फीट कम से कम तो ऊपर ही होगा। नाइट जार तो एकदम चिपका हुआ होता ज़मीन से, बैठता भी ज़मीन पे है। जितनी ये चक चक की आवाज़ कर रहा होता है, ज़मीन पर बैठा बैठा ही, अभी भी हमें बैठा हुआ दिख ही गया था। तो इसके बारे में भ्रांति है कि ये दूध पी लेता है। इसको देख के भी आपको नहीं लगेगा कि ये दूध पी सकता है। एक अगर घटना आपको याद होगी ही, अगर आप जिम कॉर्बेट की स्टोरीज आपने सुनी है। ठाक मैनीटर को मारने जब जिम कॉर्बेट गए थे तो उन्हें ठाक मैनीटर को मारने के 2 दिन पहले, यानी कि 28 नवंबर 1938 को
क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने मार दिया था, अंदाजा है डेट का। एक बड़ी ही जोरदार चीखने की आवाज सुनाई दी थी, और वो चीखने की आवाज जिसका कि जिम कॉर्बेट ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पहले मैं इस बात के कनेक्शन में पहले नाइट जार का रोल बता दूं कि पहले मैं पूरी घटना बताऊं। मैं नाइट जार का रोल बता देता हूं कि वो जो चीख की आवाज सुनाई दी थी, जिसको कि जिम कॉर्बेट को नहीं मालूम, उन्हें लगा था कि कोई आदमी चिल्लाया बहुत बुरी तरह, अरे ऐसे अर्र करके ऐसी आवाज आई थी। तो बहुत सारे लोग जो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो आवाज किसकी थी, क्योंकि जिम कॉर्बेट के अकॉर्डिंग तो वो पैरानॉर्मल आवाज थी, सुपर नेचुरल। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भाई पैरानॉर्मल तो हो नहीं सकता, तो वो आवाज होगी, तो वो बोलते हैं किसी बर्ड की आवाज होगी जो कि उसने आवाज निकाली होगी। फिर जब बर्ड की आवाज होगी तो वही रात के 8 बजे के आसपास की आवाज थी, और 10 बजे टाइग्रेस वहीं से बोल रही थी, ठाक गांव के वहां से टाइग्रेस वहां पे थी। तो तोता या जो भी मिमिक्री करने वाले जानवर पक्षी है वो रात को नहीं एक्टिव रहते हैं। तो अब सवाल हो गया, उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि कॉमन मैना ने आवाज निकाली। कॉमन मैना नहीं होती है, ये भी आवाज निकाल सकती है। इसके लिए दूसरी बर्ड का भी उन्होंने नाम लिया, आपका रॉकेट टेल्ड रोंगो, क्योंकि जिसको कि कोतवाल बोलते हैं, वो भी तरह तरह की जानवर की मिमिक्री कर सकता है, लेकिन ये सब दिन में एक्टिव रहते हैं। तो इनकी बात तो खत्म हो गई। तो अब ये हुआ कि जी रात को कौन एक्टिव रहता है, तो रात को और भी बर्ड रहते हैं, लेकिन नाइट जार भी रहता है। तो उन्होंने कहा कि नाइट जार ने आवाज निकाली होगी, उस भूत टाइप की आवाज को, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं नाइट जार का कि वो आवाज निकाले। अब उन्होंने सोचा कि भाई उसने सुन ली होगी वो आवाज, तो उसको याद रह गई और उसने निकाल दी। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अब मैं, जब ये बात है तो मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी ताकि आप उसको रिकलेक्ट कर पाओ। हुआ ये था कि जब जिम कॉर्बेट एक पेड़ के ऊपर बैठे थे टाइग्रेस के इंतजार में, और जो ठाक गांव था पूरी तरह से खाली कर दिया गया था मैन ईटर के डर से, और लोगों ने जब खाली किया था तो इतना ज्यादा डर के खाली किया था कि वो दरवाजे भी बंद करना भूल गए थे। तो जिम कॉर्बेट जब राउंड पे निकले थे तो उन्होंने देखा था कि ये इसमें तो किसी भी घर में टाइग्रेस जाके छिप सकती है और हमला कर सकती है आदमी पे। इवन जब वो एक बार जा रहे थे तो जब उन्होंने गाय बांधी तो गांव के अंदर से गए, वापस आते वक्त उनकी सिक्स सेंस बोली कि यार गांव के अंदर से खतरा नहीं जाता, तो उन्होंने एक लंबा सा रास्ता लिया और वहां से गए। बाद में जब उन्होंने अगले दिन पैरों के निशान चेक किए तो जिम कॉर्बेट के पैरों के निशान के ऊपर टाइग्रेस के पैरों के निशान थे, यानी टाइग्रेस जिम कॉर्बेट का इंतजार कर रही थी ठाक गांव में ही किसी घर के अंदर छिपके। तो ये जंगली सुअर भी, आज तो वाइल्ड लाइफ बहुत बढ़िया दिख रही है भाई। ये जो पेड़ है इसके आगे है वो जो लाइट जल रही है ना, और ये पेड़ इसके बीच में है जंगली सुअर। क्योंकि मैं गाड़ी नहीं घुमाता हूँ, देखिए दोस्त, ये इस जगह हो गया, यहाँ पे है। दोस्तों मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, अभी देखिए व्यू आ रहा है बढ़िया इसका, कि जब आप रात को गाड़ी चलाएं उस सड़क पे जहां चलाना अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है जहां मैं चला रहा हूं, ये PWD की रोड है जिस पे मैं चला रहा हूं। तो आप हमेशा वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखें, ना तो कभी टॉर्च का इस्तेमाल करें, और दूसरी बात, जब जानवर दिख जाए तो बहुत सारे लोग गाड़ी की हेडलाइट उसकी तरफ घुमा देते हैं उसको देखने के लिए, वो भी अलाउड नहीं है। अगर आप जंगल में गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल रूल्स को फॉलो करके, गाड़ी से उतरना भी अलाउड नहीं है। तो जब तक इमरजेंसी ना हो जाए कि टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, अलग बात है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि गाड़ी सामने चल रही है और जो लाइट में दिख जाए, बस वो ही वाइल्ड लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो एज ए वाइल्ड लाइफ लवर। लेफ्ट में भी है तो आप गाड़ी नहीं घुमा सकते, टॉर्च नहीं मार सकते। ये है असली वाइल्ड लाइफ लवर की पहचान। अब आप बोलोगे क्या फर्क है, मैं आपको, अभी वो स्टोरी रह गई अपनी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बता दूं। फर्क ये है दोस्तों कि ये सड़क बनी है, इस पे गाड़ियां चलती हैं। ये जब जानवर भी आता है उसे मालूम है, उसको बहुत समझदार होता है जानवर, उसे मालूम होता है कि गाड़ी के टायरों के निशान हैं, तो यहाँ पे तो उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी चल रही है।
जब उसको इससे हटना होता है तो लेफ्ट या राइट चला जाता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो आंखों पे चकाचौंध रोशनी पड़ रही है उससे वो दूर चला जाए। लेकिन जब उसकी तरफ आप गाड़ी घुमा देते हो या टॉर्च मारते हो, तब आप उसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हो, पर्सनल स्पेस में। क्योंकि सड़क के ऊपर तो गाड़ी चलेगी ही, बनी हुई है, और गाड़ियाँ चलती हैं वो हैबिचुअल है। तो ये तो नहीं किया जा सकता कि जहाँ सड़क है वहाँ सड़क बंद कर दी जाए। और दूसरी बात, कोई बोले कि बिना बात घूम रहा, मैं बिना बात नहीं घूम रहा। मैं 3 वीडियो अपलोड करके आया हूँ। यहाँ मेरी मजबूरी है कि मुझे वीडियो अपलोड करने जाना पड़ता है। आज एक स्टोरी का और 2 मेन चैनल के, तो बफर में 1-2 वीडियो थे मेरे पास, लेकिन स्टोरी का वीडियो डिलीट था इसलिए मैं गया। वरना मैं खुद चाहता हूँ कि मैं वहाँ बैठ के पॉडकास्ट शूट करूँ या वॉक करके। लोग बोलते हैं वॉक करके वीडियो नहीं आ रहे, कहाँ से आए? मुझे रोज जाना पड़ता है, तो फिर मेरे वीडियो ये नाइट ड्राइव के ही बनते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल जाता है तो मैं करता हूँ। तो मेरा ये ट्रैवल ड्राइव ही जस्टिफाइड है, काम की वजह से ही गया था। तो कभी भी आप लाइट मत मारिए, ये शॉर्ट में बता दूं आप, तो बस जो सामने दिख जाए वो देख के संतोष करिए, और आप इस बात से खुश रहिए कि आपने वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अब उस बात पे आ जाते हैं। तो वो जिम कॉर्बेट ने डिटूर करके गए थे, टाइग्रेस उनका इंतजार कर रही थी। अब वो बैठे थे उस टाइग्रेस को मारने के लिए पेड़ के ऊपर। वहाँ पे एक भैंस की बेट थी जो कि मर गई थी, टाइग्रेस के आने की उम्मीद थी उस पर। वहीं थोड़ी दूर पे 50 मीटर की दूरी पे एक फीमेल सांबर और उसका बच्चा घास खा रहे थे। अचानक से जिम कॉर्बेट को एक काकड़ के बोलने की आवाज सुनाई दी। ये एक रैबिट फिर भागा, रैबिट नहीं, हेयर, खरहा। तो काकड़ की यानी बार्किंग डियर की अलार्म कॉल की आवाज सुनाई दी ठाक गांव के पास से, और ठाक गांव के एकदम नजदीक में ही बैठे हुए थे जिम कॉर्बेट। जब वो आवाज सुनी, करीब 2-3 बार बोला, उसके बाद अचानक से एक आवाज आई, वो चीखने की, बिल्कुल जैसे कि मरता हुआ आदमी निकालता है ना आवाज। जिम कॉर्बेट ने वर्ड भी लिखा था अपनी बुक में, मोर्टल अगोनी, मरता हुआ आदमी जो चीख निकालता है, वो चीख थी। एकदम चीख आई। तो जब चीख आई तो वो जो सांबर डियर, सॉरी बार्किंग डियर बोल रहा था, वो चुप हो गया डर के मारे। और ये जो सांबर था ये भागा, मतलब फीमेल, और उसके पीछे उसका बच्चा भागा, सिर्फ वो चीख सुन के, और कुछ नहीं हुआ था। जिम कॉर्बेट इतने परेशान हो गए कि वो पेड़ से नीचे उतरने के चक्कर में थे कि जाऊं, उन्हें लगा कि मेरे आदमी को किसी को मार रहा है टाइगर जो उधर रह गया। फिर इन्हें याद आया कि अपने आदमियों को तो मैंने गिन गिन के पेड़ के नीचे से निकाला था, और मैं दूर तक देखता रहा था जब तक वो जा रहे थे, क्योंकि मैं इसलिए देख रहा था कि मैंने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए कि एकदम सट सट के चलना, दूर दूर मत चलना, ये उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मेरे आदमी तो चले गए, तो ये बैठे रहे। अब उसके बाद फिर रात के 10 बजे करीब टाइगर वहां से बोला। ये चीख आई थी 8 बजे के आसपास, 1-2 घंटे पहले। फिर रात में टाइगर आया नहीं। जब ये सूरज उगने के बाद 1 घंटा करीब हो गया, तो इनके आदमी आए, लकड़ी वकड़ी लाए, इन्होंने आग वाग तापी, चाय पी। उसके बाद जब अपने कैंप पहुंचे तो बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे। तो कुछ लोग तो ये पूछने के लिए आए थे कि भाई क्या किस्सा रहा रात को, और कुछ लोग ये बताने के लिए आए थे कि उनका दूसरा जो वहाँ से शायद सेम गांव था, तो उसके तरफ रात के 12 बजे के बाद से टाइगर लगातार बोल रहा था। तो इसका मतलब 10 बजे ठाक से बोल के उधर को चला गया था। अब जो मुखिया आया था, मुखिया से कॉर्बेट ने बोला कि सब चले गए, मुखिया से बोला तुम रुको। अब ये बोले जो आखिरी शिकार मारा था जिसमें तुम खुद मरते मरते बच गए थे, वो घटना मुझे बताओ। तो उसमें हुआ क्या था कि मुखिया अपने बच्चे या पोते के साथ खेत में काम कर रहा था थोड़ी दूर पे। उसके घर से उसकी वाइफ देख रही थी, वहां से जंगली मुर्गे झाड़ियों से बहुत ज्यादा अलार्म कॉल कर रहे थे। तो वो चिल्लाई उसकी बीवी की, तुम पागल हो क्या, अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो और इस बच्चे की जान भी खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वो जंगली मुर्गा कितना अलार्म कॉल कर रहा है। तो जल्दी से वो वहां हट के आया, एक तरफ पेड़ की तरफ आया, और बस मुखिया हटा ही था कि एकदम से एक चिल्लाने की आवाज आई, बहुत जोर से चिल्लाने, मरते हुए आदमी की। और फिर वो एक आदमी को शिकार कर लिया पेड़ के वहां पे। वही शिकार था उसका, ठाक मैनीटर का। तो कॉर्बेट ने बोला कि तुमने क्या उसको मारते देखा टाइगर ने? तो बोला नहीं, टाइगर को मारते नहीं देखा, कि बीच में एक पेड़ था। तो कॉर्बेट बोले तुम्हें कैसे मालूम कि मर गया? तो इसने बोला कि मैंने चीख सुनी थी। तो जिम कॉर्बेट बोले तुम उस चीख को निकालने की कोशिश कर सकते हो, कुछ मुझे बताओ।
तो मुखिया ने जो कोशिश करी, जो चीख निकाली, वो सेम चीख थी जो जिम कॉर्बेट ने ठाक गांव में सुनी थी रात को, वही मोर्टल अगोनी वाली, मरते हुए आदमी की। तो अब जैसे कि जिम कॉर्बेट भी एक बात जानते थे कि भाई टाइगर मिमिक्री कर लेता है जानवरों की, इवन गाय की कर लेता है, सामर डियर की कर लेता है, चीतल की कर लेता है। तो एक थॉट उनके मन में ये भी आया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर ने ही मिमिक्री कर ली थी, क्योंकि वो प्रेजेंट था उस जगह पे। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं कि टाइगर ने ऐसी मिमिक्री करी हो, वो बात नहीं। किसी बर्ड, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ इंडिया में एक बर्ड मिलती है जो कि बिल्कुल चीख की तरह से आवाज निकालती है, लेकिन वो बर्ड नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती है। तीसरा, लोग डाउट करते हैं कि हिमालयन ब्लैक बेयर ने आवाज निकाली हो, क्योंकि स्लॉथ बेयर भी निकाल लेता है चीख की आवाज। ये तो खैर मुझे भी मालूम है, यहाँ इस इलाके में भी मैंने सुना हुआ है लोकल लोगों से कि वो स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ बोलते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए औरत की चीख की आवाज निकालता है ताकि लोग देखने आएं और वो हमला कर दे। ये यहाँ के लोकल लोग अक्सर बताते हैं। तो स्लॉथ बेयर भी निकालता है, क्योंकि जिस जगह की बात ये थी वहाँ स्लॉथ बेयर के होने की संभावना ज़्यादा थी। हिमालयन ब्लैक बेयर के होने के चांसेस थोड़ा कम थे, क्योंकि हिमालयन ब्लैक बेयर हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, 10,000 फीट और उससे ऊपर। तो एक संभावना भालू की हो सकती थी कि वो चीख हो, लेकिन जिम कॉर्बेट जो कि जंगल क्राफ्ट के मास्टर थे, ये जो जंगल के जंगली जानवरों की जो आवाजें आती थी, इनको जिम कॉर्बेट जंगल क्राफ्ट बोलते थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि भालू ऐसी आवाज निकाल सकता है, तो भालू की निकाली हुई आवाज नहीं थी, इसीलिए वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। इवन उन्होंने बुक में ये तक लिख दिया। अच्छा, उन्होंने ये पूछा मुखिया से कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि कोई आदमी रात के 8 बजे ठाक गांव जाए। मुखिया बोले, साहब रात की, दिन की भी संभावना नहीं है कि कोई आदमी ठाक गांव में जाए। उस दिन भी जब हमें कुछ सामान चाहिए था तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप बंदूक लेके चलो, हमारे जो लोग नीचे आ गए वो अपना कुछ जरूरी सामान लेने जाना चाहते हैं, तो आपकी प्रेजेंस में दिन में गए थे, रात में कोई चला जाए असंभव। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा हो सकता है कोई अजनबी आया हो, तो वो बोला वो भी असंभव है, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं आने के और दोनों ही रास्तों में पहले लोग मिल जाते हैं, और पूरे जिले में मालूम है कि ठाक में आदमखोर का आतंक है, लोग इस तरफ आते भी नहीं है काम से। अजनबी के आ जाए और गांव चला जाए, ये भी संभावना नहीं है, और अगर गांव की तरफ से जा रहा होगा तो लोग रोक देते। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब जिम कॉर्बेट ने बोला ऐसा हो सकता है कोई चोर कुछ चुराने के लिए आए, तो मुखिया ने बोला था कि असंभव है, क्योंकि हम लोग पूर्णागिरी मंदिर के पुजारी हैं सारे, जो ठाक गांव के हैं, और भगवान से सारे डरते हैं, तो कोई भी वैसे भी नहीं चुराने आ सकता यहाँ पे। अभी तो टाइग्रेस का जो डर है वो 100 गार्ड के बराबर है। आप समझ लो कि 100 आदमी गांव की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा है टाइग्रेस की वजह से, तो ये असंभव है। तो जिम कॉर्बेट ने बोला जब मैंने सारी संभावनाओं पे विचार कर लिया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो मैंने आवाज सुनी वो गलत थी, जो सांबर डियर डर के भागा फिर उसका बच्चा भागा वो भी गलत थी, और वो जो काकड़ अलार्म कॉल करते करते चुप हो गया था वो भी गलत था। तो ये उन्होंने मेंशन किया हताश होके। तो कोई बर्ड बोलेगी इस बात को जिम कॉर्बेट ना समझ पाए, असंभव। मैना बोलेगी, मैना को ऐसे बोलते कभी नहीं सुना गया। ड्रोंगो ने कभी ऐसी चीख की आवाज नहीं निकाली। और नाइट जार, जहां से मुझे ये बात याद आई, अब देखिए कहाँ नाइट जार की आवाज थी, तो नाइट जार की भी ऐसी कोई वो नहीं है। तो उस वक्त का यही मैं बता रहा था कि वो कई लोग संभावना बताते हैं कि नाइट जार उधर झाड़ी में बैठा रहा होगा जहां टाइगर ने आदमी को मारा। आदमी बहुत जोर से चिल्लाया, नाइट जार के दिलो दिमाग पे असर हो गया वो चीख का। तो जब उसने टाइगर की आवाज सुनी या काकड़ की अलार्म कॉल सुनी, क्योंकि उस टाइम पे भी अलार्म कॉल हो रही थी, तो उसने वही आवाज मिमिक्री कर दी जिसकी मिमिक्री करने के लिए वो जाना नहीं जाता। ये बात तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। आप घंटों बहस कर लो, अगर आप वेले बैठे हो, खाली बैठे हो, चलो भाई बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो इस बात पे बहस लेके हरि का नाम।
तो वो वाली बात है, जस्टिफाइड नहीं है कि आप बोलो कि जो नाइटजार कभी मिमिक्री नहीं करता उसने जिंदगी में इसलिए कर ली होगी क्योंकि उसके दिमाग पे असर हो गया होगा। क्या बात है भाई। तो यही बातें हैं दोस्तों कि वो आवाज़ सुनी थी। बहुत सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिम कॉर्बेट की लाइफ में हुई उनमें से एक ये थी, जैसे कि वो मशालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, जो कि मेरे ख्याल से पूर्णागिरी मंदिर के पास की बात है। और एक ये था एक चंपावत का जो फॉरेस्ट बंगलो था, उसमें जो रात को एक्सपीरियंस हुआ था जिसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, वो मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी बड़ा वीडियो है। तो कभी पॉडकास्ट में और उसके कुछ और पहलू पे हम डिस्कस कर लेंगे। एक दो घटनाएं और हुई थी जो मैंने उस वीडियो में बनाई थी, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो मैंने पिछले वीडियो में की थी ना, रिपीटिशन नहीं करूँगा। अभी आज भी जो मैंने वीडियो पब्लिश किया उसमें जिम कॉर्बेट ने इंडिया क्यों छोड़ा था, पहले वीडियो में जो बातें डिस्कस कर ली थी वो मैंने रिपीट नहीं करी हैं। उसके बाद मुझे लगा था कि यार ये बातें छूट गई, ये बातें छूट गई, वो की। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारी बातें उस पर भी लग रही कि छूट गई, मैं उस पर बनाऊँगा। अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।